हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। हम लोग परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत सुबह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित ज्ञान ले रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इंडियन पॉलिटी के कई सारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं। आप लोगों ने, अगर आज आप पहली बार यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो आप लोग इंडियन पॉलिटी के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। कई सारे चैप्टर हो चुके हैं और बहुत आसान तरीके से हुए हैं। तो इस परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत सुबह चल रहा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और शाम को हम लोग पढ़ रहे हैं अपर यूपीपीसीएस अपर 2021 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, यहाँ सुबह के समय मेरा टारगेट है 20 दिन में, 20 डेज में एक सब्जेक्ट को खत्म करना, और शाम के समय मेरा टारगेट है 16 डेज में, 16 दिन में एक सब्जेक्ट को खत्म करना। ठीक है, तो ये मैं जनरली इसका मैं एक शेड्यूल देता नहीं हूँ, दे दूंगा, लेकिन 16 डेज स्ट्रेटजी में कौन सा शुरुआत करके कैसे खत्म करेंगे। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पॉलिटी 20 दिन में खत्म होगी, ऐसे हिस्ट्री 20 दिन में खत्म होगी, ऐसे ही खत्म करेंगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हुए चलेंगे। और कल मैंने एक वीडियो डाला है रात के समय में, उसको जरूर देख लें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्री निकालने का कौन सा तरीका हो सकता है, आखिर प्री क्यों नहीं निकल पा रहा है, उसको जरूर देखें, आपको उससे फायदा मिलेगा। तो हम लोगों ने इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत प्रीएम्बल को कर लिया है, प्रस्तावना हम लोगों ने खत्म कर ली है। उसके बाद हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, जिसके अंतर्गत आपातकाल के कौन कौन से तरीके से आपातकाल लगता है, क्या क्या आधार हैं, क्या राष्ट्रपति अपने मन से लगा देता है, क्या प्रधानमंत्री के कहने पर सिर्फ लगा देता है, या फिर प्रधानमंत्री के अतिरिक्त और लोगों का भी रिटर्न लिखित रिकमेंडेशन चाहिए होता है। इसके अलावा हम लोगों ने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां देखी। आज भी हम लोग गवर्नर, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति देखेंगे और राष्ट्रपति से कंपेयर करेंगे कि आखिर अंतर क्या है। उपराष्ट्रपति पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करी, और हम लोगों ने अंत में अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, कि जितने बेसिक फैक्ट हो सकते थे, जितने हायर फैक्ट हो सकते थे, जहां तक हम मैक्सिमम चीजें बता सकते थे, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक, इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको, जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको किताब पढ़ने में आसानी रहेगी। ऐसा करके देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कितनी चीजें आसान हो जा रही हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज स्टेट काउंसिल ऑफ, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका, जहां पर क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर आप जय स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर पेड कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के साथ वीडियोस, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीपीसीएस अपर 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए वहां पर जीएस 1 2 3 4 के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में आपको वीडियो, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो, ये सारे वीडियो आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके साथ में जीएस 1 2 3 के जितने वीडियो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ में आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप आंसर राइटिंग स्किल प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर आपको, अगर आप पर्सनल असिस्टेंस चाहते हैं कि सर से कुछ बात कर ली जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम कार्यक्रम में करंट अफेयर की पीडीएफ भी डेली बेसिस पे शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट 15 फरवरी है तो आज की पीडीएफ शेयर हो चुकी होगी करंट अफेयर की। तो ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, 9453775039। इसके तरह अगर आप शिक्षा के संबंध में, कुछ पढ़ाई के संबंध में पूछना चाहते हैं तो मुझे आप 6396743810 पर पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, 24 आवर में मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आज हमारा चैप्टर है स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका। और पहले ही दिन मैंने शायद पहले या दूसरे दिन बता रखा था आपको कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले गवर्नर, राज्यपाल, ये राज्य की कार्यपालिका का भाग है। उसके बाद पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एस्कॉम, और आखिरी में पढ़ रहे होंगे एडवोकेट जनरल, जिसे हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। जैसे हम लोगों ने महान्यायवादी पढ़ा कि भारत का महान्यायवादी कौन है, वैसे ही महाधिवक्ता भी भारत का, राज्य का होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, और जनरली मैंने जैसे थंबनेल में लिखा है कि 90% लोग, 90% लोग इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं। कौन सा? खासकर ये पोर्शन, क्या अरे ये तो हमको आता है। और यहीं पे वो आपको एक प्रश्न, जनरली आपको अगर याद हो तो 2019 में या फिर 2020 के पीसीएस के प्री में उसने एक प्रश्न ऐसा यहीं से रखा,
जहां पर मैक्सिमम लोगों ने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, मैक्सिमम लोगों ने, नहीं आया उनको समझ में। तो मैं ये क्वेश्चन भी आपसे आखिरी में आते आते बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या था जो गलत हो गया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गवर्नर, और उसी हिसाब से पढ़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। राज्यपाल के बारे में क्या जानना है, बहुत बेसिक सा, कुछ हाई फाई चीजें नहीं जाननी, एकदम बेसिक। क्या बेसिक जानना है, तो एक फार्मूला रखना है आपको। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति में पी मीटर याद रखा, वैसे गवर्नर राज्यपाल में हम लोग याद रखेंगे गियाट क्यूको, गियाट क्यूको, बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गवर्नर राज्यपाल से संबंधित कौन से, गियाट, GEAT, क्यूको। तो आपको लगेगा इससे सिंपल भी तो कुछ हो सकता था, ये गियाट गियाट क्यों कर रहे हो, तो देखो इससे सिंपल हो नहीं पाया, अगर होता तो मैं बना देता। लेकिन ये मेरा, मैं आपसे ये मतलब कह सकता हूँ कि अगर आप ये गियाट गियाट क्यू को 5-6 बार कॉपी पे लिख लेंगे तो ये 7वीं बार आपकी जीभ पर चढ़ जाएगा। गियाट क्यू को, गियाट क्यू को, गियाट क्यू को। सुबह उठिए तो एक बार गियाट क्यू कर लीजिए, शाम को सोने से पहले एक बार गियाट क्यू कर लीजिए, तो आपको ये शब्द चढ़ जाएगा। ठीक, अब ये क्या आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 153, ये है आर्टिकल 154 एंड सो ऑन, 55, 155, 156, 157, 158 और 159। ठीक, जी कौन है, तो जी है गवर्नर, राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक, हाँ ये बात अलग है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कह दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया, तो जो मैं बोलता जाऊं उसको जरूर लिख लें। ई मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर। तो जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां थी कि वो अपॉइंट नियुक्तियां करता था, वैसे इनके पास भी कार्यकारी शक्तियां, ये भी नियुक्ति कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य का जो वित्त आयोग होगा, जो कि पंचायत के लिए बनाया गया था, मैं पढ़ाऊंगा जब पंचायत तो मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 243I के बारे में, अभी तो सुन सकते हैं बस। राज्य का चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप कहेंगे ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का चुनाव आयोग तो 100% राज्य का है, इसका मतलब ये विधानसभा का चुनाव कराता होगा, विधान परिषद का भी चुनाव कराता होगा। लेकिन जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि आखिर किसका चुनाव कराता है, क्या यह है लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कराता भी है या नहीं कराता, तो तब पढ़ेंगे, अभी नहीं। ए क्या है, अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो यहीं पे लिख लेंगे डैश लगा के, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट, खत्म, विषय नहीं जानना। टी है टेन्योर, कितना कार्यकाल होता है, टेन्योर कितना होता है, तो सामान्यतः 5 साल, सामान्यतः 5 साल। लेकिन ये टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, टेन्योर सामान्यतः 5 साल, इन जनरल सामान्यतः 5 साल। इस पर बहुत बवाल हुआ। राज्यपाल को जनरली ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही सरकार नई आती है तो राष्ट्रपति जितने पुराने राज्यपाल होते हैं उनको हटा के नए लोगों को अपॉइंट कर देता है। इस पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ। लेकिन वो केस रिव्यू ऑफिसर के संबंध में आपको नहीं जानना कि वो कौन सा केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बवाल किया। जब अपर पढ़ रहे होंगे तब मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक, क्वालिफिकेशन, क्या इनकी योग्यताएं हैं, राज्यपाल कौन बन सकता है, तो क्वालिफिकेशन में 2 बातें लिखी, पहला भारत का नागरिक हो और दूसरा वह 35 साल की उम्र कंप्लीट कर चुका हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। ठीक, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, पद की शर्तें क्या है, पद की शर्तें क्या है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। तो कंडीशंस ऑफ ऑफिस में जो सुधार हो गए उनको भी साथ में ही बता दूंगा। कंडीशंस ऑफ ऑफिस में क्या है, पद की शर्तों में क्या है, पहला कि वह दीवाना, जटेमला पगला दीवाना ये नहीं होना चाहिए। ठीक, राज्यपाल है तो साउंड माइंडेड, अच्छी मतलब पागल वागल ना हो। इसके अलावा कंडीशन, पद की शर्तों के अंतर्गत आपको याद रखना है कि वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं बन सकते। ठीक है, ये याद रखिए। तो उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन पाएगा जिस राज्य का वह मूल निवासी है। ठीक, क्योंकि जनरली कहेंगे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो कंडीशन ऑफ पद की शर्तों में ये आपको याद रखना है। 159 कहता है ओथ, शपथ, शपथ कौन दिलाता है इनको, तो याद करिए
मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो बहुत ही ज्यादा हमको फीलिंग आ सकती है स्ट्रॉन्ग कि गवर्नर को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, जो कि गलत है। ठीक, गवर्नर को शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई, जो कि गलत है। तो कौन दिलाएंगे? तो इनको शपथ दिलाएंगे सीजेएच, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वह इसको शपथ दिलाएंगे। याद कैसे रखें? तो जैसे प्रेसिडेंट भी हमारा संवैधानिक पद है, वैसे गवर्नर भी हमारा संवैधानिक पद है। प्रेसिडेंट मुखिया है तो इसको कहते हैं, इसको शपथ दिलाता है सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये राज्य के मुखिया है, इनको शपथ दिलाएंगे सीजेएच, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, यहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। इससे ज्यादा तो कुछ याद ही नहीं करना, खत्म हो गया। तो ये आपके चैप्टर में GRTQ को जनरली कौन से आर्टिकल पूछता है, ये बहुत पूछता है, आर्टिकल 159। ठीक, और साथ में वो कभी कभी पूछने लगता है, जैसे गवर्नर का बताइए अपॉइंटमेंट कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ। ठीक, 155। जब आप मेंस पे आएंगे तो जब गवर्नर का जब वो कभी कभार पूछता है कि ये बताइए, ये जो वास्तविकता में कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुशंसा मतलब लेजर प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करता है, ऐसा क्यों कहते हैं, केंद्र का इसे एजेंट क्यों कहते हैं? तो ये मेंस फैक्ट की बातें हैं। लेकिन आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो आपको बेसिक जरूर लिखना पड़ता है। तो बेसिक के लिए आपको GRTQ को कम से कम याद होना चाहिए। अपने प्री के लिए भी याद रखिए और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति, इससे पहले एक चीज और जान लें, दो तीन चीजें जानेंगे यहाँ पर। क्या? जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, वैसे ही राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश लाने की शक्ति रखता है। शर्त क्या है कि हाँ, सदन ना चल रहा हो। सदन अगर वह द्विसदन है, फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कितने राज्यों में भारत में द्विसदन है, लेकिन भारत में कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, लेकिन काउंसिल साथ में है। ठीक, तो मैंने आपसे बोला कि उन दशाओं में राज्यपाल अध्यादेश ऑर्डिनेंस ला सकता है जहां पर दोनों सदन ना चल रहे हो या फिर एक सदन ना चल रहा हो। ऐसी दशाओं में राज्यपाल को अध्यादेश लाने की इजाजत है, वरना वह अगर सदन चल रहा है तो वह ऑर्डिनेंस नहीं ला पाएगा। ठीक है, दोनों सदन चल रहे हैं तो ऑर्डिनेंस नहीं ला पाएगा। ये मैंने उन दशाओं में बताया जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, और जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है वहां पर तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर नहीं चल रही है, विधानसभा का सत्र नहीं है, तो राज्यपाल ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला सकता है। ठीक, चलें आगे। तो मैंने आर्टिकल 213 आपको बता दिया, आपको रट्टा लगा के रखना। वहां बताना है डिंग डोंग डिंग, यहाँ पर 213। दूसरा नंबर टू, जिस प्रकार राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अंतर्गत बिल पर एसेंट मतलब अपने हस्ताक्षर करता है, और वहां पर राष्ट्रपति को ये शक्तियां होती हैं कि या तो वो हस्ताक्षर कर दे कि हाँ भैया आया बिल, हमने एसेंट कर दिया, या फिर वह रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, या फिर वह उस बिल को विदहोल्ड कर ले, रोक ले, वीटो का इस्तेमाल करे, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके विदहोल्ड कर दिया जाए, रोक ले जाए। यहाँ पर गवर्नर के लिए जब हम चर्चा करते हैं कि गवर्नर के पास जब बिल जाता है तो उसके पास क्या अधिकार है, तो आपको याद रखना है कि जहां पर राज्यपाल के लिए मैं 111 आर्टिकल बता रहा था, वहीं पर राष्ट्रपति के लिए जहां पर राष्ट्रपति के लिए मैं 111 आर्टिकल बता रहा था, वहीं पर राज्यपाल के लिए यह आर्टिकल है 200। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के द्वारा पास किए हुए बिल पर असेंट अपने हस्ताक्षर देगा। लेकिन हाँ, उसके पास भी कुछ पावर है, डिस्क्रिप्शन दे दिया गया उसको। पहला, बिल को मतलब साइन कर दे। दूसरा कि वह उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे। और तीसरा जो उसके पास शक्ति है वो ये है कि वह उस बिल को राष्ट्रपति के लिए प्रिजर्व कर ले, कि हम राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति जी बताएंगे अब क्या होना है इस बिल पे। तो वह अनुच्छेद है आर्टिकल 201, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 तो आपको याद रखना है, रिजर्वेशन ऑफ विल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि
रिजर्व कर लिया बिल राष्ट्रपति के कंसिडरेशन, राष्ट्रपति के विचार, पुनर्विचार के लिए, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के विचार के लिए, तो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए बिल किस अनुच्छेद में लिया हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को रिजर्व कर लेता है, उसको रिजर्व कर लेगा, तो वह अनुच्छेद है आर्टिकल 201, अनुच्छेद 201। ठीक। और अगर मैं कह दूं कि वास्तविकता में राष्ट्रपति का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, क्या संवैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास राज्यपाल की तुलना में ज्यादा हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन विवेक की बातें करूं तो मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, जबकि राज्यपाल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, संवैधानिक विशेषाधिकार राज्यपाल के पास ज्यादा है, उसको दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 201 उसको दिया गया है, इसका प्रयोग करो बैठ के, जबकि राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षमादान की बात कर लूं मैं, अगर मैं क्षमादान की बात कर लूं, पार्डन की बात करूं, और पार्डन का मतलब होता है क्षमा, और क्षमा का मतलब होता है पूर्ण रूप से क्षमा कर देना का मतलब ऐसा कोई भी कांड हुआ ही नहीं, वो इंसिडेंट ही नहीं हुआ, पूरा मुक्त कर दिया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर यहां पर बता दी गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, राज्यपाल की पार्डनिंग पावर की जो हम चर्चा कर रहे होते हैं, तो पहले तो आपको कमेंट में बताना है कि राज्यपाल की पार्डनिंग पावर का आर्टिकल कौन सा है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां लिखी हुई हैं, पहला तो यही क्वेश्चन, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जो ये राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं, इसके अंतर्गत क्या अंतर है, मूल अंतर राष्ट्रपति राज्यपाल में, वो यह मूल अंतर है कि हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राज्यपाल पार्डन कर सकता है, और ये बिहार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद राजस्थान पीएससी ने पूछ लिया, इसके बाद यूपी पीसीएस ने अभी नहीं पूछा लेकिन पूछ लेगा, स्टेटमेंट लिख देगा कि गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, गवर्नर क्षमादान का प्रयोग नहीं कर सकता। याद रखिए गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, हाँ एक कंडीशन लगी हुई है कि वह मृत्युदंड को क्षमादान नहीं दे सकता। ठीक है, कोर्ट मार्शल के मामले में जो सेनाओं में होता है उस पर कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन वह मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान, किसी को अगर मृत्युदंड दिया गया है उस मामले में पार्डन का प्रयोग नहीं कर सकता, हाँ पार्डन कर सकता है। समझिएगा इस चीज को, गवर्नर पार्डनिंग पावर का, गवर्नर के पास भी उसकी क्षमादान शक्तियां हैं, वो भी रिप्राइव करता है, लघुकरण करता है, जो आपने और टर्म मैंने आपको राष्ट्रपति में पढ़ा रखे हैं वो भी सब कुछ करता है, वो भी लघुकरण करेगा, परिहार करेगा, विराम करेगा, प्रविलंबन करेगा, क्षमा करेगा, लेकिन हाँ वह क्षमा कर सकता है पर मृत्युदंड को क्षमादान नहीं दे सकता। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है उसको पूर्णतः माफ नहीं कर पाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा गवर्नर के पास भी उसकी पार्डनिंग पावर है, इस चीज को याद रखिए, भूल मत जाइएगा, भूल गए पता लगा फिर रो रहे बैठ गए, ठीक ये मत भूल जाइएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है कि सर मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, तो क्या वह मृत्युदंड पर कम्यूटेशन का प्रयोग कर सकता है? तो कई बच्चे ये मार के चले आएंगे कि राज्यपाल कैपिटल पनिशमेंट पर कम्यूटेशन ने तो कहा है मृत्युदंड को वो क्षमादान नहीं कर सकता मृत्युदंड पे, इसका मतलब कम्यूटेशन में क्या कर पाएगा? तो याद रखिए मैं कह रहा हूं आपको पार्डन का असली मीनिंग समझना पड़ेगा। पार्डन का मतलब होता है पूर्णतः माफ कर देना, तकनीकी मतलब अगर इसका जाने तो इसका मतलब है अपराध कभी हुआ ही नहीं। ठीक, तो राज्यपाल इसका प्रयोग नहीं कर पाता पूर्णतः, वह मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर पाता, हाँ वह पार्डन पावर क्षमादान की शक्ति को अपनाता है जिसके अंतर्गत वह मृत्युदंड को कम्यूट कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है पर सजा को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। हाँ मुझे मृत्युदंड मिला हुआ है, वह मेरे मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता कि अरे चलिए मिस कुछ जजमेंट में कुछ दिक्कत हो गई, चार्जशीट में कुछ दिक्कतें हो गई थी, हमको समझ में आ रहा है, हमने अपनी जांच करा ली है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा हमको पता लग गया है, व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त किया जाएगा, इसने कोई गलती नहीं करी है, ये गलती तो कानून की है, ऐसा राज्यपाल नहीं कर पाएगा। हाँ वो है उसकी प्रकृति को बदल सकता है कि हाँ भैया तुमको फांसी की मृत्युदंड मिला है
ठीक है, कठोर कारावास कर दे रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि रेमेड कर सकता है, कम्यूट कर सकता है मृत्युदंड को, लेकिन वह मृत्युदंड पर पार्डन नहीं कर सकता। कई लोग यह प्रश्न गलत करके आते हैं। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखा है गवर्नर पार्डन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसको शक्ति दी गई है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और मूल अंतर क्या था मैंने समझा दिया। ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने 3 चीजें जो राज्यपाल से संबंधित हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परेशान करती हैं, आपके रिव्यू ऑफिसर में इससे बाहर चीजें नहीं जाती, इतनी ही पूछता रहा राज्यपाल में। एक ये आर्टिकल इसमें क्या 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 है, और एक ये 3 चीजें जो आपको याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, कुछ अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आर्टिकल 87 और आर्टिकल 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 186 मोस्ट प्रोबेबली। ये मैं कुछ आर्टिकल आपको बताऊंगा जो आपको, सॉरी 176, ये मैं आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा जो आपको जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। आर्टिकल 87 लोग नहीं पढ़ते, आर्टिकल 176 लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल जो राष्ट्रपति जैसे 71 आर्टिकल लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं कि अरे क्या महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 85 छोड़ देते हैं। अब इसमें मैं 89 जोड़ूंगा तो मैं कुछ ना कुछ करके आपको वो आर्टिकल 174 भी बता दूंगा, ये भी लोग छोड़ देते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा क्या आर्टिकल है। तो ये मैं अलग से क्लास ही लूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो जनरली लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, तो उनमें आपको परेशान नहीं होना, वो तो मैं कवर कर ही दूंगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य की मंत्रिपरिषद। तो मैंने आपसे बोला था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देख रखा है जहां पर मैंने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद पढ़ा रखी है, जहां पर मैंने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78 बता रखा था। तो मैंने आपसे कहा था अगर वह चैप्टर आपने आसानी से मेरे साथ पढ़ रखा है तो आपको इस चैप्टर में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैजिक ऑफ 89 काम करता है, 89 का जादू। क्या है मैजिक ऑफ 89? सब जगह पे नहीं जोड़ना है, जितना मैं कहूँगा उतना ही जोड़िए, अपने मन से मत जोड़ दीजिएगा हर जगह। तो ये 163 हो गया, ये 164 हो गया, और ये 167 हो गया। ठीक, आर्टिकल 74 कहता था देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इट्स हेड प्राइम मिनिस्टर, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक, फिर कहती थी, सेकंड पॉइंट कहता था उसका आर्टिकल 74 का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने का काम मतलब मंत्रिपरिषद का होगा। तो आर्टिकल 163 क्या कहेगा? कुछ नहीं करना है आपको, जहां पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर वहां पर कर दीजिए चीफ मिनिस्टर, जहां पर लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद वहां पर कर दीजिए राज्य की मंत्रिपरिषद, जहां पर लिखा है राष्ट्रपति वहां पर कर दीजिए राज्यपाल। अब पढ़ते हैं, अनुच्छेद 163 का पहला पॉइंट कहता है देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इट्स हेड चीफ मिनिस्टर, एक राज्य की मंत्रिपरिषद होगी इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, और ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एड एन एडवाइस टू द गवर्नर, या राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह मशवरा देगी। आर्टिकल 75 में हमने क्या पढ़ा था? देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरा पॉइंट था अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर की जाएगी। और तीसरा पॉइंट था मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर्टिकल 164 क्या बोलेगा? मैंने आपसे बोला जहां पर प्रधानमंत्री वहां पर मुख्यमंत्री कर दीजिए, जहां पर राष्ट्रपति वहां पर राज्यपाल कर दीजिए, जहां पर मंत्रिपरिषद है वहां पर राज्य की मंत्रिपरिषद कर दीजिए, जहां पर लोकसभा है वहां पर विधानसभा कर दीजिए। अब इसका 164 का पहला पॉइंट कहेगा देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की संस्तुति पर की जाएगी। नंबर थर्ड पॉइंट बोलेगा कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य की मंत्रिपरिषद
यह है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी विधानसभा, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। बहुत क्वेश्चन आता है, ये भयंकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर वास्तविकता में अपनी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में चैनल का काम करता है, इनके संवाद को वहां तक पहुंचाता है। चैनल के बीच में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, ये इनकी बातों को यहाँ लेके जाएंगे। तो आर्टिकल 167 क्या करेगा, कुछ बात यही चैनल बना दो, यहाँ बैठा दो सीएम, यहाँ बैठा दो गवर्नर, यहाँ बैठा दो एस्कॉम, राज्य की मंत्रिपरिषद। इसका मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद की बातें चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बताएगा। खत्म चैप्टर, कुछ बचा ही नहीं, चैप्टर खत्म। आखिरी पॉइंट जो क्वेश्चन पीसीएस 2020 या 2019 में पूछा गया और मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया, वो आखिरी पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद की जब मैं चर्चा कर रहा होता हूँ तो मैं आपको मंत्रिपरिषद के साथ कैबिनेट भी बता रहा होता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि वास्तविकता में जो कैबिनेट होता है वह मंत्रिपरिषद का ही भाग है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। लेकिन हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसका धमाका बड़ा है, इसके पास शक्तियां ज्यादा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जितने महत्वपूर्ण मंत्री कार्य का मतलब पोर्टफोलियो है, वो सब कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 15 से 20 मिनिस्टर होंगे, वही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सोच लीजिए सारे के सारे, जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के बारे में मैंने आपसे बोला था कि 91 संविधान संशोधन के द्वारा यह कह दिया गया, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा ये कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होंगे उनकी संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। और 15% किसका, तो लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ का 15%, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं हो सकते। यह 91 संविधान संशोधन के द्वारा बोल दिया गया, जो कि 2003 में हुआ था। लेकिन जब हम राज्य की मंत्रिपरिषद की चर्चा करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा करेंगे, तो ये क्लॉज तो एस इट इज रहेगा कि 15% से अधिक नहीं हो सकते। लेकिन मैंने आपसे बोला जहां पर लोकसभा है वहां पर विधानसभा कर देते हैं, तो स्टेट राज्य की मंत्रिपरिषद में 15% से अधिक काउंसिल ऑफ मंत्रिपरिषद नहीं हो सकते। राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। किसका 15%, तो विधानसभा के 15, जो विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद में। तो आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के बारे में सोच लीजिए। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो सपोज कर लीजिए कि वहां पर 400 है, मैं सपोज करके चल रहा हूँ, 400 है लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग, आसान पड़ेगा इसलिए मैं 400 बोला, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 60। ठीक, तो 60 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, मैं सपोज करके चल रहा हूं आपको गणित समझाने के लिए। लेकिन एक शर्त साथ में लिखी हुई है, वो ये है कि कम से कम 12 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होंगे, कम से कम, मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए। ये मैं स्टेट की चर्चा कर रहा हूं, मैंने यूटी की बात नहीं करी। और यही प्रश्न आया था 2020 के यूपी पीसीएस प्री में, जहां पर बच्चों ने आंसर मार दिया था 60 या फिर 15%, ऐसा कुछ मारा था, क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ था। याद रखिए, जब केंद्र की बात कर रहे थे, जब हम लोग केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये क्लॉज चल रहा था जहां पर मिनिमम की बात नहीं की गई। लेकिन जब हम राज्य की कार्य मंत्रिपरिषद पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर लिखा है कि 15% तो होने ही, 15% तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया लिखा है कि 12 तो होने ही चाहिए, 12 मंत्री तो मंत्रिपरिषद में होने ही चाहिए। ठीक, यही प्रश्न आया था कि मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, तो 12, आंसर 12 था, यही प्रश्न था। शायद किसी ने कमेंट करके पूछा भी था, और मैंने कहा था रुक जाओ, जब मैं राज्य का मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगा तभी एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एक आखिरी चैप्टर बच गया, एडवोकेट जनरल, वो करेंगे अगली क्लास में। मेरे ख्याल से मैंने अब तक आपको पॉलिटी का, अगर मैं कहूँ तो मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको 40% तक लेकर चला आ चुका हूँ। ठीक, अब जो 20% वाला पोर्शन कवर करेगा वो करेगा पार्लियामेंट, संसद। और एक बार अगर आपने मेरे साथ संसद पढ़ ली, तो मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप संसद पार्लियामेंट पढ़ ले गए तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका को पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्थाओं पर। संवैधानिक संस्था के खत्म होते ही होते, संवैधानिक संस्था खत्म हो जाएगी, इसके खत्म होते होते ही हम लोग 70% सिलेबस पे पहुंच चुके होंगे। अब बचेगा 30%, इवन 75% पे पहुंच चुके होंगे।
इसके बाद हम लोग करेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं, कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं नहीं हैं, 10% वहाँ कवर हो जाएगा, 85% में पहुंच चुके होंगे। अंत में हम लोग कर रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की चर्चा, बेसिक फैक्ट्स जितने आपको पता होना चाहिए, फेडरलिज्म संघवाद की बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ लेकिन फिर से करूंगा, यूनिटरी मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में यूनिटरी मतलब यूनिटरी क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि एकीकरण हो जाता है, शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है, ऐसी कौन सी दशाएं हैं उनकी चर्चा करूंगा, कुछ चीजें हैं जोनल काउंसिल हो गई, इन सब बातों को भी चर्चा करूंगा। ठीक, तो आपकी पॉलिटी 20 क्लास से ज़्यादा चलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी पहले ही। तो एक बार फिर से, अगर आप टेलीग्राम कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है पहले ही। यूपीपीसीएस 2020-2021 अपर का शाम को लेक्चर आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, और आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं 15, जो अब तक पढ़ा या नहीं भी पढ़ा, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना होता है कि एमसीक्यू हमेशा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो आपने नहीं पढ़ा वो एमसीक्यू में बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो आपने पढ़ा ऐसे भी 3-4 क्वेश्चन, लेकिन शाम को जो 15 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप उसमें 5 क्वेश्चन से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, उसके ऊपर आपसे होगा नहीं। वो मैं क्वेश्चन जानबूझ के मैंने इस तरह के रखे क्योंकि पेपर का स्तर बढ़ रहा है धीमे धीमे, तो मैंने उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ा रखा है। तो शाम के समय आप एमसीक्यू देखिए, अभी पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।